हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने जो है एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज जो है स्टार्ट किया है, जिसमें एक वीडियो में जो है लगभग जो है 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जो कि अपने आप में मतलब बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस है, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि आप कोई भी ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो या पुलिस हो या एयरफोर्स नेवी वगैरह या सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, मतलब ऑल वनडे आप जो है या स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। तो आप कोई भी ऑल वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये सीरीज। और ये इस सीरीज के जो जितने सारे क्वेश्चंस है सब अपने आप में जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इस वीडियो को जो लास्ट तक बने रहेगा, क्या पता जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से आपके एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन क्यों बन जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है आपके पास कि द यूनाइटेड नेशंस वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, और ऑप्शंस आपके पास चार हैं। कौन कौन से? 1940, 1945 और 1950 और 19 जो कि 56, ठीक है। तो आइए यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बारे में देखिए, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यानी कि यहीं से हमारा क्वेश्चन मिल गया आंसर, जो कि सेकंड वाला आंसर जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। और यूनाइटेड डे भी मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे, जो कि 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था ना, इसलिए जो है 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। और बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को जो किसने बनाया, ठीक है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया। तो देखिए, जो वर्ल्ड वार जो हो रहा था, आप जो जानते होंगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जो कि 1939 से 45 के बीच हुआ था। 1939 से 45 तक जो है चला था सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार। और इसमें देख लेंगे, और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब चला था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 18 तक चला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो चला था 1939 से 45, इसमें जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो इसमें जो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किया गया, और 5 जो कंट्री जो विनर थे उन्होंने जो है बनाया, और वो कंट्री जो है स्थायी सदस्य माना जाता है, और उनके पास जो वीटो पावर्स भी है। तो उन कंट्री के जो नेम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, उस कंपनी का नेम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। देखिए, उसका नेम मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं ट्रिक से बताऊंगा, आप जो भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए, ABC रूस फ्रांस, आपको जो याद करना है ABC रूस फ्रांस, ABC रूस फ्रांस, यानी कि अमेरिका ब्रिटेन चाइना, अमेरिका ब्रिटेन चाइना और रूस और फ्रांस, ठीक है। आप जो 2-3 बार जो वीडियो को पॉज करिए और तुरंत बोलिए ABC रूस फ्रांस, ABC रूस फ्रांस, आपको जो है लर्न हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो है नाम किसने दिया, ये यूनाइटेड नेशंस का नाम किसने दिया। तो वो नाम दिया था आपका जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, रूजवेल्ट थे, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट थे जो कि FD रूजवेल्ट, उन्होंने नाम दिया यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका जो है फ्रेंच, रशिया, इंग्लिश, और जो है चाइना और स्पेनिश, अरबिक, यानी कि इन सब में जो लैंग्वेज जो यूजेज लैंग्वेज है, ये 5 लैंग्वेज में, तो फ्रेंच और जो इंग्लिश, ये जो वर्किंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ देख लेते हैं, और जो इसके लोगों में जो है क्या क्या चीज़ है, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये जो लोगों में क्या है क्या नहीं है। तो जो यूनाइटेड नेशंस के लोगों में ओलिव ब्रांचेज हैं और जैतून का तेल जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो वृक्ष मिलता है। और यूनाइटेड नेशंस के एक जो पुलिसमैन बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस के पुलिसमैन किसको बोलते हैं? तो सिक्योरिटी काउंसिल को बोलते हैं। इसके ही 6 पार्ट हैं, उसमें का एक पार्ट है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल, उसको जो यूनाइटेड नेशंस के पुलिसमैन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 5 जो है परमानेंट मेंबर रहते हैं, और 10 जो है मतलब कि 10 जो है टेम्परेरी मेंबर रहते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, और देख लीजिए, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है द हेग नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है, द हेग नीदरलैंड में पड़ता है। और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल कौन है प्रेजेंट में? तो एट प्रेजेंट जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। कौन है फ्रेंड्स? एंटोनियो गुटरेस है। और वो किस कंट्री से जो बिलोंग करते हैं? तो वो जो है आपका जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और पुर्तगाल का जो है पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल, सॉरी एक सेकेंड, जो यूनाइटेड ये है, हाँ, पुर्तगाल से ही बिलोंग करते हैं। और पुर्तगाल की जो कंट्री है, पुर्तगाल की जो कंट्री है, इसकी कैपिटल कहाँ पे है? तो पुर्तगाल कंट्री की जो कैपिटल है जो कि पुर्तगाल, लिस्बन, यूरो, वहाँ पे जो है लिस्बन है, और करेंसी वहाँ पे यूरो चलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में। देखिए, ये जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ गया। और देखिए, इस सीरीज में मैं सभी मतलब जीके से संबंधित सारे जितने सारे टॉपिक हैं, फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब साइंस, जीएस, सब जितने सारे हैं ना, सबसे मैं मिला करके मिक्स करके क्वेश्चंस दिया हूँ। तो इसलिए जो बेस्ट साबित होने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में जो केंद्र, राज्यों और समवर्ती सूचियों की मतलब जिम्मेदारियों की जो है सूची को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भारत संविधान में, मूल संविधान में
टोटल जो है कितनी अनुसूचियाँ थी और एट प्रेजेंट जो है कितनी अनुसूचियाँ हो गई है। तो जो मतलब उस टाइम जो अनुसूची थी 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और इसके बाद जो है संविधान संशोधन करके 4 अनुसूची जोड़ दिया गया और टोटल जो है 12 अनुसूचियाँ हो गई है, ठीक है। और वो 4 अनुसूची कब जुड़ी थी और ये मतलब सब में क्या है, मैं पूरे अच्छे से जो है अनुसूची को ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 4 अनुसूची जुड़ी कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 8 अनुसूची के बाद जो 9वीं अनुसूची जुड़ी थी 1951 में जुड़ी थी, और 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन 52 यानी कि देखिए 52 संविधान संशोधन 1985 में जुड़ी थी। और जो 11वीं अनुसूची थी और फिर 12वीं अनुसूची थी 73वां और 74वां संविधान संशोधन में जुड़ी थी। तो ये सभी अनुसूची पे हम जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट अनुसूची है, 1 नंबर अनुसूची में हमारे पास क्या मिलता है, तो 1 नंबर अनुसूची में जो कि स्टेट्स के बारे में दिया गया है यानी कि राज्यों से संबंधित है। इसके बाद 2 नंबर अनुसूची में क्या मिलता है कि पैसा यानी कि वेतन से संबंधित है, प्रधानमंत्री के वेतन को छोड़ करके सभी के जो है वेतन के बारे में जो है अनुसूची नंबर 2 में डिनोटेड है। इसके बाद अनुसूची 3 में बात करते हैं तो शपथ से संबंधित है, सबके जो है मतलब शपथ वगैरह दिलाया जाता है, तो वो जो है अनुसूची 3 में दिया गया, डिनोट किया गया है। फिर अनुसूची 4 की बात करते हैं तो वो जो है राज्यसभा सीट्स के बारे में जो डिनोट किया गया है अनुसूची 4 में। और इसके बाद 5 की बात करते हैं तो वो अनुसूचित क्षेत्र को डिनोटेड करता है। और 6 नंबर जो है अनुसूची है वो जो है अनुसूची मतलब ये भी अनुसूचित क्षेत्र को ही डिनोट करता है, लेकिन जो विशेष तौर से जो है 4 मतलब कि राज्य हैं उनके बारे में बताता है। ये कौन सा अनुसूची नंबर 6, अनुसूची 6 बताता है वो 4 राज्य कौन कौन से उनके बारे में देख लेते हैं। तो राज्य 4 जो है आपको याद करा दे रहा हूँ और मैं ट्रिक बता दूंगा कि आप कैसे लर्न करेंगे। अगर आप जो मैप वगैरह देखते हैं ना तो आपको जो दिक्कत नहीं होगी, वो आपको जो बिल्कुल याद है, बस थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है, मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, आप जो बांग्लादेश के देखते होंगे कि बांग्लादेश से जो है एक तरफ से तो वेस्ट बंगाल जो है सीमा टच करते हैं और एक तरफ से जो वो 4 गो 7 सिस्टर में जो 4 गो कौन कौन से स्टेट टच करते हैं तो असम, मेघालय, असम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है 4 गो स्टेट जो है टच करते हैं। तो वही जो है चारों स्टेट के बारे में जो है दिया गया है, ठीक है, अनुसूची नंबर 6। और 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। और समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं, ये आया कहाँ से, तो ये मूल संविधान में मतलब कि ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये चीज़ भी आपको जो है लर्न कर लेना है। इसके बाद मैं और थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के बारे में बात करता हूँ तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा के बारे में दिया गया है, ठीक है। और 8 अनुसूची यानी कि मूल संविधान के 8 अनुसूची खत्म हो गए। और इसके बाद देख लेते हैं और इसमें कितने भाषा है, देखिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो 14 भाषा जो है मूल संविधान में थे, ठीक है। और एट प्रेजेंट कितने भाषा हो गए हैं, जो कि 22 भाषा हो गए हैं, ठीक है। और 22 भाषा आए कैसे, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 22 भाषा देखिए, जो इसके बाद 15वीं जो भाषा थे, 15वीं भाषा सिंधी जुड़ा जो कि 21वां संविधान संशोधन में। फिर जो है 21वें संविधान संशोधन, फिर जो 71वां संविधान संशोधन में जुड़ा आपका जो 71वां संविधान संशोधन में जुड़ गया जो कि नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 लैंग्वेज जो है जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। फिर जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में जुड़ गया 4 गो लैंग्वेज, कौन कौन से, तो वो आपका जो है 4 लैंग्वेज जोड़ दिया गया इसमें। अभी मैं बताता हूँ आपको, जो कि कोंकणी नमक इसमें जोड़ दिया गया यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसमें जो है 4 लैंग्वेज जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज को ही जोड़ा गया था। तो आपके जो है 22 लैंग्वेज भी मिल गए। इसके बाद बात करते हैं जो कि नेक्स्ट हमारा कौन सा था, जो कि 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या किया गया कि 9वीं अनुसूची को जो है 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया और लैंड रिफॉर्म से संबंधित है यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है आपका, 10वीं अनुसूची को जो 52वां संविधान संशोधन यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 यानी 1985 में जो जोड़ा गया था, ठीक है, 1985 में। और ये संबंधित है दल बदल कानून से संबंधित है। फिर जो 11वां संविधान संशोधन, जो 11वीं अनुसूची और फिर 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो कि पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है, 1992 में जुड़ी थी। ये जो है 93वां संविधान संशोधन 1992 में जुड़ी 11वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची जुड़ी जो कि 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वां संविधान, ये जो 73वां संविधान संशोधन, ये जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जुड़ी, ठीक है, दोनों चीज। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो 11वीं अनुसूची जो जुड़ी थी 73वां संविधान संशोधन, इसमें कितने कार्य क्षेत्र को डिनोटेड किया गया, तो 29 यानी कि 29 कार्य क्षेत्र को जो है डिनोटेड किया गया। अगर आप भूल जा रहे हैं ना कि कितने कार्य क्षेत्र, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 2 और 9 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा जो 11 हो जाएगा, यानी कि 11वीं अनुसूची में मिलता है 29 कार्य क्षेत्र, ठीक। आई होप ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन की विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया गया था, मतलब कि कब मनाया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके पास जो है देखिए 7 अप्रैल, 30 अप्रैल, 5 जून और जो है 22 जून। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है 7 अप्रैल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो WHO का आप जो है नाम सुनेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जब स्थापना हुआ था ना, तो 7 अप्रैल को ही हुआ था, इसलिए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी जो है मनाया जाता है, ठीक है। और यानी कि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर्स जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और एट प्रेजेंट इसके चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन की बात करते हैं तो डॉक्टर जो टेड्रोस एट प्रेजेंट, यानी कि इस टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में कौन है? जब WHO को जो है चेयरपर्सन है, ठीक। तो यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक। और एक चीज़ जो और मैं बता दूं, और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 5 जून को तो जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए 22 की आंकड़ा जो है आपको याद करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई को। 22 मार्च को क्या माना जाता है? जल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, और बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 22 मार्च को। और यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला तीनों, ठीक है। बार बार इनमें से जो है क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसके बाद देखिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का पहला मतलब लेखक है जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अवार्डेड, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अवार्डेड है, ये कौन सा पर्सन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है अवार्डेड किया गया है? ऑप्शंस आपके पास है कि अरुंधति राय, झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ घोष और जो कि BS नेपाल। ये फेमस क्वेश्चन है, शायद आपको जो याद भी होगा। अगर आपके देखिए आपको अगर याद है ना, तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, या आप जो है टेस्ट सीरीज के तौर पर जो है आप जो इसको ले सकते हैं, और जो है देखेंगे कि जो है कितने आपके जो क्वेश्चन हो रहे हैं सही। अगर मैं बता दूं कि 20 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो 20 में आपके अगर 15 प्लस क्वेश्चन हो जा रहे हैं ना, तो मतलब आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर 10 से नीचे क्वेश्चंस आपके जो सही हो रहे हैं, तो आपको जो ज़रूरत है तैयारी करने की, तो जो इस सीरीज के जरिए जो है बने रहिए, ठीक है। और इस सीरीज के जरिए जो है अपने चेक करके और मार्क्स भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार फर्स्ट जो अंग्रेजी में जो किसको मिला था? तो अमिताभ घोष को मिला था, ठीक है। किसको मिला था? अमिताभ घोष को जो है मिला था। इसके बाद आइए जो कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कह रहा है कि प्रियदर्शनी झील में क्या स्थित है? प्रियदर्शनी जो है झील में क्या स्थित है? यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास मतलब कि प्रियदर्शनी झील में जो किस में स्थित है, कहाँ पे जो लोकेटेड है प्रियदर्शनी झील? प्रियदर्शनी झील की बात करते हैं, हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आपके पास है जो कि केरल, अंडमान निकोबार, लद्दाख और अंटार्कटिका है, ठीक। तो मैं बता दूं कि जो प्रियदर्शनी, देखिए यहाँ पे केरल है, लद्दाख है और जो कि अंटार्कटिका है। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख जो है नया जो यूनियन टेरिटरी बना है, ठीक है। और लद्दाख में जो 2 जिले हैं, ठीक है। और लद्दाख का जो है क्या बोलते हैं कि लद्दाख का जो एट प्रेजेंट जो गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के एट प्रेजेंट गवर्नर है आपका जो MK माथुर है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर प्रियदर्शनी झील बनेगा आपका अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ बने स्थित है फ्रेंड्स? जो है अंटार्कटिका में स्थित है, जो कि प्रियदर्शनी झील स्थित है अंटार्कटिका में। इसके बाद देख लेते हैं और केरल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए केरल जो है, केरल के तट को आप जो मैप पढ़ते होंगे कि तो आपको जो पता होगा, केरल के तट को जो मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। केरल तट को जो मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर बात करेंगे पश्चिमी तट की और पूर्वी तट की, तो जैसे यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक ठीक। देखिए मतलब आप जो समझ सकते हैं जो मैप के जरिए, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर गुजरात से स्टार्ट करते हैं तो गुजरात से और गोवा तट के, मतलब गोवा तक के तट को जो है कोंकण बोलते हैं, और इसके बाद वाले तट को जो है बेंगलुरु तक जो केंद्रा बोलते हैं, और इसके बाद जो केरल वाला तट ये वाला बनता है, इसको ही जो है क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। और इधर जो है तमिलनाडु वाले तट को जो हम जो है कोरोमंडल तट बोलते हैं। फिर आंध्र प्रदेश वाले तट को जो है गोलकुंडा तट बोलते हैं। और इसके ऊपर जो बंगाल तक जो सारे जो ये तट हैं, इसको जो हम क्या बोलते हैं? तो इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन से पूछ जाते हैं ना कि पश्चिमी तट कौन सा है, तो मालाबार, और पूर्वी तट जो है कोरोमंडल नाम से जो है फेमस है। इन जो है दोनों को जो है पूछते हैं, तो इन दोनों को तो जो है आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैप बना दी हूँ तो इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो है टोटल तटीय राज्य कितने जो टच करते हैं? तो टोटल जो है 9 राज्य, यानी कि 9 राज्य जो है टच करते हैं। जो पश्चिम से जो है 5 राज्य और पूर्व से जो है 4 राज्य। पश्चिम से 5 राज्य कौन कौन से टच करते हैं? तो गुजरात, यहाँ पे देखिए गुजरात,
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल टच करते हैं, और पूर्व से जो टच करता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर जो है उड़ीसा, और फिर जो है बंगाल टच करता है। और टोटल ये जो 6100 किलोमीटर है, अगर हम जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला दें तो हमारा 7516.5 किलोमीटर बन जाता है। आई होप ये चीज़ जो है समझ गए होंगे। और कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें के मैं बारे में बात कर लेता हूँ कि देखिए अंडमान निकोबार के जो कहाँ है कैपिटल, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार का कैपिटल कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है जो कि मतलब कि सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल, जो कि काले पानी की सजा के लिए, जो कि हिस्ट्री में जो कि पहले मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अंटार्कटिका में बात कर लेते हैं। तो अंटार्कटिका में जो है 3 को वो बनाए गए हैं, क्या बोलते हैं, मतलब कि वो रिसर्च सेंटर भी बनाए गए हैं अपना, जो कि क्या बोलते हैं भारती, ठीक है, भारती वगैरह करके 3 है, आप जो एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अंटार्कटिका, आर्कटिक की बात कर लेते हैं एक बार। तो आर्कटिक सेंटर में भी रिसर्च सेंटर बना दिया गया है, जो कि हिमाद्री। और भारत के पोलर एरिया में रिसर्च सेंटर कौन सा है? भारत के जो पोलर एरिया के जो रिसर्च सेंटर है वो आपका जो है गोवा में लोकेटेड है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको जो है देख लेना है, ठीक है, ये चीज़ भी याद कर लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में परिवहन आता है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्राथमिक और तीनों क्षेत्र की ही बात कर लेते हैं डायरेक्टली, जो कि इससे जो क्वेश्चन मतलब अगर इकोनॉमिक में क्वेश्चन देखा जाता है तो फर्स्ट स्टेज में देखा जाए या नॉर्मल क्वेश्चन देखा जाए या कोई भी मतलब वनडे एग्जाम में मतलब 90% जो है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये होता है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के या नॉर्मल लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो है अर्थव्यवस्था में जो है ये क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है आपका कृषि वगैरह आ जाता है, कृषि से संबंधित वगैरह जो आ जाता है, पशुपालन, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में जो कि निर्माण वगैरह मतलब कि भवन निर्माण वगैरह उत्पादन ये सब आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र में जो कि सेवा से संबंधित आ जाता है, ठीक है, सेवा से, जैसे कि परिवहन सेवा, रेल सेवा, संचार सेवा, ठीक है। तो ये सब सेवा वाली जो चीजें आती है ना तृतीय क्षेत्र में आती है अर्थव्यवस्था की। तो आपके पास देखिए मिल गया परिवहन, यानी कि परिवहन सेवा, आप लगा के देखिएगा। जैसे आप बताइए कि पशुपालन किस में आएगा, ये उत्खनन किस में आएगा, तो उत्खनन सेवा मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा ना, तो बस तृतीयक में तो आप ऐसे काट देंगे। और निर्माण आप बताइए, उत्खनन, आपका उत्खनन का जो निर्माण कर लेते हैं, उत्खनन का निर्माण करेंगे नहीं, भवन निर्माण करेंगे, ठीक है, तो ये भी द्वितीयक भी कट जाएगा, तो उत्खनन भाई फर्स्ट में आ जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। ऐसे जो इंटरलिंक करके आप जो है क्वेश्चंस को मतलब कि ऑप्शंस निगलेक्ट करके आप जो है राइट आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र बन जाएगा, यानी कि जो संचार सेवा है किस में आता है, यानी कि सेवा है तो भाई तृतीय क्षेत्र में नॉर्मल सी बात आएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि इकाई है। क्या है भाई? व्युत्पन्न राशि इकाई के बारे में बात कर रहा है, यानी कि देखिए व्युत्पन्न राशि इकाई, देखिए चमकदार तीव्रता, संभावित अंतर, या वर्तमान, या ये थर्मोडायनेमिक। इसका जो है इंग्लिश वाला ऑप्शन पे हम देख लेते हैं। इंग्लिश वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो फ्रेंड्स हम थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड, मतलब कि डिराइव्ड यूनिट की मतलब कि ये होता है ना कि व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिराइव्ड यूनिट है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है विभवांतर है ये, ठीक है, मतलब v बराबर में आ रहा है, ये जो मूल राशि नहीं है तो इसकी बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं हमारा जो है आगे, और टोटल जो है मूल राशि की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में जो मूल राशि है वो जो है 7 को मूल राशि है। कौन कौन से मैं सुना दे रहा हूँ आपको जो पढ़ के, मतलब एक बार बोल रहा हूँ, आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको पता भी होगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ठीक है, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा और ज्योति तीव्रता, और जो कि पदार्थ की मात्रा जिसे हम मोल से डिनोट करते हैं। तो ये जो है 7 को जो है मूल राशि होते हैं। इसके अलावा जितने सारे आएगा वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी, यानी कि जो है व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, जो कि 2 राशियों जो से मिल करके और बनी होती है। और मूल राशि भी होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं होती है, वो अपने आप में जो मूल है, ठीक है। और जो डिराइव्ड है यानी कि वो डिपेंड रहती है मूल राशि से मिल करके जो बनी होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट कवर करूंगा ताकि जो कम समय में आपको जो मिल जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर उसकी कोई फायदा नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पीसीए यानी कि बैंकों के प्रतिध्वनि वित्तीय, मतलब कि बैंक, पीसीए क्या होता है, पीसीए का फुल फॉर्म जो है नॉर्मली ये पूछा है और इसके बारे में बता दो। देखिए जो पीसीए जो है ना, जैसे कि एनपीए बोला जाता है ना, वो जो ज़्यादा मतलब लोन वगैरह ले लिया आप जो है,
और जो है पैसा नहीं जमा कर रहे हैं तो जो आपकी जो राशि वगैरह जो होती है या जो भी गिरवी रखे हैं उस चीज़ को जो जब्त कर ले जाते हैं। तो वो चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाएगी तो पीसीए बोला जाता है उसे। और पीसीए में देख लेंगे कि पीसीए हमारा पीसीए का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीसीए का फुल फॉर्म हमारे यहाँ पे बन जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या बनता है फ्रेंड्स, ये बनता है हमारा जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बनता है, ठीक है। यानी कि एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको जो हम बैड लोन भी बोलते हैं, तो उसकी जो सिक्योरिटी में जो चीज़ें रखी जाती है, गिरवी रखी जाती है, उस चीज़ को जो अगर ले लेता है, कब्जा कर लेता है बैंक वगैरह, तो उसे ही मतलब पीसीए बोलते हैं। ज़्यादा चीज़ें ये बढ़ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, पीसीए बोलेंगे। और इसके बाद देख लेते हैं जो कि आरबीआई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इससे बैंकों का बैंक मतलब कि ये जो सेंट्रल बैंक है अपना, ठीक है। तो आरबीआई की जो स्थापना कब होता है, आरबीआई की स्थापना हुआ था जो कि 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप जो लर्न कर लेना, ठीक है। तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 को जो आरबीआई की स्थापना हुआ था। और 1937 में जो है इसका हेडक्वार्टर्स, देखिए जब आरबीआई का स्थापना हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर्स जो कोलकाता में था, लेकिन जब इसका 2 साल बाद यानी कि 1937 में इसका हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में पहुंचा दिया गया। और अभी तक भी इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई में है। और इसके फर्स्ट, अब इससे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, तो आरबीआई के क्वेश्चंस बनते हैं कि एट प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, या प्रेजेंट टाइम में मतलब कि कौन है गवर्नर, ऐसे जो है क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसके जो जस्ट बिफोर कौन थे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जो 25वें गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास, इनके जो पहले थे 24वें गवर्नर, वो जो है उर्जित पटेल थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। और फर्स्ट गवर्नर की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट गवर्नर जो थे ऑशबॉर्न स्मिथ थे। और इसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करेंगे तो जो कि सर सीडी देशमुख थे। तो आई होप ये चीज़ भी आपको जो समझ में आ गया होगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए द नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद के जो है जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है याद कर लेना है। और जो 21 जून क्या मनाया जाता है, तो युवा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है आपका जो टीचर्स डे मनाया जाता है। और 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो है जयंती पर मनाया जाता है। और जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो जो है फर्स्ट थे जिनको वो मिला था, क्या बोलते हैं, भारत रत्न मिला था, ठीक है। और भारत रत्न मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे भाई, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, 2 बार जो है लगातार रहने वाले थे। इसके बाद मैं 22 का आंकड़ा बता ही दिया है कि 22 अप्रैल को देखिए यहाँ पे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी कि 22 मार्च को जो जल दिवस, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ जो है आपको जो है याद करते चलना है, ठीक है। इसके बाद हम देख लें और कुछ जो है, हाँ हमने अभी बताया आपको जो है विवेकानंद के बारे में। तो देखिए विवेकानंद का जो मूल नाम क्या था, बचपन का नेम था जो कि उनका नरेंद्र दत्त था। और विवेकानंद टाइटल किसने दिया था, तो विवेकानंद टाइटल जो कि खेतड़ी के एक राजा थे, मतलब अजीत सिंह थे, उन्होंने जो है विवेकानंद का टाइटल दिया था। और रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था किसने, तो विवेकानंद ने स्टार्ट किया था अपने गुरु के मतलब नाम पे, रामकृष्ण मिशन, जो कि गजोदर चट्टोपाध्याय उनके जो है गुरु का रियल नेम है जी, मतलब रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण का जो रियल नेम क्या है, तो गजेंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, गजोदर चट्टोपाध्याय। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी में जो फर्स्ट कौन था, मतलब कि पहला क्या है। देखिए जो एसडीजी लक्ष्य जो है रखा गया था, पृथ्वी सम्मेलन आपको जो है पता होगा कि 1992 में हुई थी रियो में, ब्राजील के रियो शहर में हुई थी पृथ्वी सम्मेलन। तो उसमें जो 17 गोल जो है रखा गया है, ठीक है, जो कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं 17। इसमें फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। तो मतलब 4-5 जो है कंटिन्यू तो आपको याद करना ही है, 4-5। इसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछे, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछ दी जाती है। तो फर्स्ट जो था पॉवर्टी है, यानी कि जो है गरीबी का उन्मूलन, ठीक है, वही है जो कि आपका फर्स्ट जो कौन सा पॉवर्टी है। तो मैं आपको जो है एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के जरिए जो आपको याद कर लेना, जो कि 5-6 याद करा देना। देखिए फ्यू आप याद करेंगे, PHEEW मेरे जरिए, ये नहीं कि अपने से जो स्पेलिंग बना लेंगे फ्यू का, तो फिर ट्रिक फेल हो जाएगा। देखिए PHPHH और PHEEW यानी कि फ्यू। देखिए पॉवर्टी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें हो जाएगा पॉवर्टी हो जाएगा, हंगर हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, और जेंडर इक्वलिटी और वाटर, यानी कि पॉवर्टी हेल्थ हंगर, पॉवर्टी हंगर हेल्थ,
इक्वेलिटी, यानी कि पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वेलिटी और क्या बोलते हैं वाटर, यानी कि एजुकेशन, इक्वेलिटी, वाटर। ऐसे पूछ जाता है ना कि वाटर जो है किस में आता है, तो वाटर जो है 6 नंबर पे आता है, यानी कि पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वेलिटी, वाटर। पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वेलिटी और वाटर, ये चीज़ जो है आपको याद कर लेना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। देखिए ये सब जो है सभी चीज़ें हैं, आपको जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 17 गोल्स रखा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। सालार जंग संग्रहालय जो कि ऑप्शन हमारे पास है दिल्ली, हैदराबाद, कोचिन, वडोदरा, यानी कि कहाँ पे स्थित है सालार जंग संग्रहालय। तो आपको जो पता होगा कि मूसी शहर जो है ना वो हैदराबाद, मतलब कि मूसी शहर के किनारे है, वहीं पे जो सालार जंग संग्रहालय है। तो आपका जो है राइट आंसर जो है हैदराबाद पड़ जाएगा। कौन सा पड़ जाएगा फ्रेंड्स, तो हैदराबाद पड़ जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो कि हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साधारण संतुलन से हम क्या मापते हैं। जो साधारण संतुलन, देखिए जो तुलन होता है ना, संतुलन, साधारण संतुलन और एक जो स्प्रिंग बैलेंस वाला होता है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस। तो जो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ना हमारा ग्रेविटी पे काम करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण पे, जो mg को डिनोट करता है, यानी कि वो हमारा वेट को डिनोट करता है। तो वो चीज़ क्या डिनोट करते हैं और ये क्या मापते हैं, तो ये जो द्रव्यमान को मापता है। जो साधारण संतुलन है जो द्रव्यमान को मापता है, मास को, और मास कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे तुम चंद्रमा पे चले जाओ या मतलब कि मून पे या अर्थ पे, कहीं भी मास नहीं चेंज होगा। चेंज होगा ग्रेविटी, और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो वेट चेंज होता है, जिसका वेट और मैं ग्रेविटी मतलब वेट और मास में अभी मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ। देखिए जो वेट है उसको जो W इक्वल टू में mg डिनोट किया जाता है, यानी कि m और साथ में जो मल्टीप्लाई g, यानी कि ग्रेविटी पे डिनोट कर देगा। जैसे बोला जाता है ना कि चंद्रमा पर यहाँ पे अगर 6 kg की वस्तु है तो चंद्रमा पे जो कितने kg की हो जाएगी, तो चंद्रमा पे जो ग्रेविटी जो g/में 6 हो जाता है, यहाँ के अपेक्षा 6 गुना कम, यानी कि 1/में 6 हो जाता है, तो वहाँ पे 1/में 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई वस्तु जो है 6 kg की है तो चंद्रमा पे हमारी 1 kg की वस्तु हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन की, न्यूटन बोला जाएगा, और kg जो है इसका यूनिट हो जाएगा द्रव्यमान का, और न्यूटन बोला जाता है उसका यूनिट, यानी कि वेट का, ठीक। तो आई होप ये चीज़ भी आपको जो समझ में आ गया होगा। और देखिए जो कि ये मास और वेट के बारे में मैंने डिफरेंस नोट किया है, आप जो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार जो सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि दो शरीर के बीच तापमान में अंतर जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और डिग्री फ़ारेनहाइट में जो क्या अंतर है, ठीक है। अगर देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है CY में 100 दैट इज इक्वल टू F माइनस में 32, F माइनस में 32 बाई में 180, और दैट इज इक्वल टू K माइनस में 223 पॉइंट में, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, आप जो है लिख लेना 273.15, ठीक है, 273 माइनस में पॉइंट में 15, यानी कि 273.15 बट्टे में 100, यानी कि 100 होता है, ठीक है। तो आप जो है जो चीज़ दी रहेगी उसकी वैल्यू रख के आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो इस चीज़ को निकाल के और एक बार जो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे C की जगह पे 30 रखेंगे, 30 बाई में 100 दैट इज F माइनस में 32 बाई में 180। तो आप जो F की वैल्यू निकालेंगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू, और हमको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि क्या चीज़ आया था। इसके बाद आइए जो कि और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वो कौन सा एक जो है मैं बता रहा हूँ आपको, जो -40 डिग्री। देखिए माइनस में 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू समान होती है, ये चीज़ आपको याद कर रखना है। और जो पूछा जाएगा कि वाटर की जो मतलब कि घनत्व मैक्सिमम, यानी कि जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, और वाटर जो बॉयल कब करता है कितने डिग्री पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर बॉयल करता है, ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है मैक्सिमम घनत्व होता है, यानी कि मैक्सिमम जो है डेंसिटी होती है। ये चीज़ भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट करें कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। और देखिए ये सब अगर पुस्तक मतलब कि ये पुस्तक वाले आ जाए क्वेश्चन, तो इन सबको तो मतलब कोई समझाना नहीं, ये सब तो लर्न करने वाली ही चीज़ें हैं। तो आपको जो मतलब लर्न करना है, बिल्कुल लर्न कर लेना है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ऑप्शन आपके पास है रतन टाटा, गुरुचरण, शशि थरूर, NR नारायण मूर्ति। तो आपका राइट आंसर NR नारायण मूर्ति ही हो जाएगा, ठीक है। इस पुस्तक को किसने लिखा था, तो NR नारायण मूर्ति ने लिखा था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बोला है कि
भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने जो कि केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी काम किया है, यानी कि वो कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने मतलब यूनियन लेबर मिनिस्टर भी थे। वो आपके पास ऑप्शंस है आपके पास जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, वीवी गिरी और एन संजीव रेड्डी। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर बन जाएगा ए वीवी गिरी। ठीक है, कौन बने हैं? वीवी गिरी थे, जो कि यूनियन लेबर मिनिस्टर भी थे। ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो आपके थे जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आपके जाकिर हुसैन। और फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। और एकमात्र महिला जो कि कौन थी जो प्रेसिडेंट थी, एकमात्र महिला, तो वो थी आपकी, यहाँ पे देखिए, प्रतिभा पाटिल। देखिए यहाँ पे है, आप जो है एक बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी के नेम आप एक बार पढ़ लें तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये है आपका जो प्रतिभा पाटिल, आपको जो दिख रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, ये प्रतिभा पाटिल है। ठीक, इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से आया कि डैन ब्राउन के सबसे अधिक नायक डेविड लैंगडन का उपनाम क्या है? डेविड लैंगडन। ठीक है, डैन ब्राउन के सबसे प्रसिद्ध नायक हैं जो कि डेविड ब्राउन, इनका जो है उपनाम कौन सा है? तो उपनाम जो कि डॉल्फिन, देखिए यहाँ पे है डॉल्फिन, यही आपका जो है उपनाम है। ठीक है, तो उपनाम वगैरह या जो क्या बोलते हैं बुक्स वगैरह के जो लेखक ऑथर्स, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आपको जो याद कर लेना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सभी बच्चे जो कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि नीचे देखिए कुछ खेल है और उनके खिलाड़ी के नेम है। तो आपको जो है कौन सा मेल नहीं खाता है, मतलब कौन सा मेल सही रूप से मेल खाता है, मतलब क्वेश्चंस आपको बार बार जो इस टाइप के मिलते हैं। ठीक है, तो खेल और खिलाड़ी के नाम जो है आपके पास जो है याद होना चाहिए कुछ, कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फेमस है, उनके तो नाम आपको जो याद कर ले ही लेना चाहिए। करेक्ट, तो इसमें कौन सा सही है? देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपको पता हो कि ये तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। सिमोना हालेप, ठीक है, यहाँ पे देखिए सिमोना हालेप, ये जो है टेनिस के खिलाड़ी है। सिमोना हालेप टेनिस के खिलाड़ी, तो ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये गलत हो जाएगा, इसमें क्रिकेट दिया है जो कि फुटबॉल खिलाड़ी है। टाइगर वुड्स, देखिए टाइगर वुड्स का नाम दे दिया जो कि टाइगर वुड्स जो है गोल्ड मतलब कि गोल्फ से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बिलियर्ड्स दे दिया है। और जो रूट जो कि फुटबॉल दिया है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। जो रूट जो क्रिकेट से संबंधित है, जो ये वाला भी गलत है, यानी कि आपका राइट आंसर सिमोना हालेप बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट जो कि फेमस खिलाड़ी हैं जो कि बिलियर्ड्स के, पंकज अडवाणी, उनका भी नाम याद रखना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। देखिए भारत ने किस वर्ष में आम धन, देखिए यहाँ पे इसको इंग्लिश वाले को पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन ये कर रहा है कि मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो भारत ने किस वर्ष में जो भारत जो कब कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी किया था? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, तो भारत ने जो भारत मेजबान था, दिल्ली में हुआ था 2010 में। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि किस मुगल शासक ने सती और झरोखा दर्शन का निषेध किया था? वो मुगल शासक कौन से? जो सती प्रथा और जो कि झरोखा दर्शन का जो निषेध किया था। देखिए सती प्रथा के बारे में आप जानते होंगे कि मतलब कि कोई अगर मतलब पर्सन जो जिसकी डेड हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है ना, वो सती हो जाती है, मतलब वो भी जो है साथ साथ जल जाती है, मर जाती है। ठीक है, मतलब खत्म हो जाती है, तो उसको जो सती प्रथा बोलते हैं, उसका कोई किसने निषेध किया, बंद किया। ठीक है, और मतलब कोशिश किया बंद करने की। और झरोखा दर्शन ये था कि अगर कोई राजा, किंग्स, मतलब जो भी राजा थे, वो अगर चलते हैं प्रजा में तो पैसे वगैरह मतलब लुटाते चलेंगे, ये जो झरोखा दर्शन था। ठीक है, तो इसमें जो कौन से राजा के बारे में बात की जा रही है, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं। तो इसने जो है किसने निषेध किया, यानी कि बंद किसने किया था? तो इस चीज़ को जो बंद किया था, या इसमें औरंगजेब ने बंद किया था। ठीक है, औरंगजेब ने बंद किया था। और इसमें मुगल शासक था औरंगजेब, इसने बंद किया। और स्टार्ट किसने किया था? तो स्टार्ट किया था जो कि बलबन ने। जो झरोखा दर्शन था, ये स्टार्ट किसने किया था? झरोखा दर्शन, तो झरोखा दर्शन को स्टार्ट किया था बलबन ने, और झरोखा दर्शन को बंद किसने किया? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और मुगल शासक आ गया, तो मुगल शासक के कुछ जो इंपॉर्टेंट मतलब क्रम से, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, वो क्रम से मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और मुगल शासक इतना छोटा है नहीं कि मैं फ्रेंड्स में बता दूँ थोड़ा से समय में, तो आपको जो एक बार पढ़ना पड़ेगा मुगल शासक। ठीक है, तो मुगल शासक के मैं क्रम से बता दूँ। देखिए बाबर ने स्टार्ट किया था, और मैं बता दूं कि फर्स्ट शासक कौन था? बाबर ने स्टार्ट किया था। और मुगल का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर,
जिसको जो है रंगून में मृत्यु हुई थी 1857 की क्रांति में, उसको पकड़ा गया और रंगून भेज दिया गया। वहीं पे जो है 1862 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो मैं सबसे क्रम से इनके नाम बता दूं तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो मुगल काल होते हैं। इसके बाद फिर जो उत्तर मुगल काल आ जाते हैं और फिर लास्ट में जो कि बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर नाम से जाना थे, वो जो है पकड़ा गया, जो कि 1857 की क्रांति में, फिर रंगून भेज दिया गया, म्यांमार रंगून में, फिर उसकी मृत्यु जो है 1862 में हो जाती है। ठीक है, तो वहीं पे तो आई होप ये मतलब आज की जो है सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया। और अगर फ्रेंड्स थोड़ी सी अगर मेहनत आपको मेरी अच्छी लगी तो एक जो है लाइक तो जरूर बनता है फ्रेंड्स। और जो है क्या मतलब जो आप कोई डाउट रह गया है या कोई क्वेश्चंस एरर या मतलब जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर टाइप करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।